नीट के एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं। यहां से लगभग आपके पास में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 40 मार्क्स। और डायरेक्टली रिएजेंट के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सी रिएक्शन का कौन सा रिएजेंट होता है। और आजकल मैचिंग लिस्ट टाइप के भी सवाल देखे जाते हैं। तो मैं आप लोगों को अश्योर कर सकता हूं कि आज के सेशन के बाद आप लोगों के 30 से 35 मार्क्स तो पक्के बन जाएंगे। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का अभियान में। मैं आपका एजुकेटर मोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां हम लोग कवर करने वाले हैं सारी की सारी नेम रिएक्शंस। आप लोगों को पता होगा कम से कम नहीं तो 9 से 10 सवाल आप लोगों को नीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन से देखने को मिलते हैं, यानी कि 40 मार्क्स के आसपास अपने को मिल जाते हैं। तो क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सेशन में, तो हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। यही तीन चीजें होती है किसी भी एक रिएक्शन के अंदर। अगर आप एक नेम रिएक्शन की भी बात कर रहे हैं तो यही होता है, क्या रिएक्टेंट था, क्या रिएजेंट डाला और क्या प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना करें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे साधारण और सबसे आसान नेम रिएक्शन में से एक आ जाती है आपके पास वुड्स रिएक्शन। ठीक, तो वुड्स रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन होती है। बेसिकली यहां से हम लोग क्या बनाते हैं, यहां से हम लोग अल्केन बनाते हैं और हायर अल्केन्स की बात चलती है। कहने का मतलब कपलिंग होती है, तो आपके पास अगर एक अल्काइल मतलब एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप था तो वो 2 हो जाएंगे, 2 का था तो 4 हो जाएंगे, 4 का था तो 8 हो जाएंगे। तो इट इज अ कपलिंग रिएक्शन। इट इज अ गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है और अगर आप सोचते हो कि मैं अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने चले जाऊं तो गड़बड़ हो जाती है। अब गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ ये होती है कि आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं। अगर आपने एक कार्बन मतलब एक अल्काइल हैलाइड लिया एक कार्बन वाला और दूसरा ले लिया 2 कार्बन वाला, तो वहां पर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो जो परसेंटेज यील्ड होती है वो अच्छी नहीं होती, इसीलिए सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए अच्छा होता है। अब यहां पर जो सबसे बड़ी गड़बड़ आती है वो समझना। आप लोग सिमेट्रिसिटी को कैसे देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे देखता हूं वो मैं आपको बता सकता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या ये सिमेट्रिकल अल्केन है, तो आपका सवाल होगा, आपका जवाब होगा हाँ सर सिमेट्रिकल अल्केन तो है। कैसे, ये देखो सर बीचों बीच से। अरे भाई अगर आप अल्केन, अगर आप वुड्स की बात कर रहे हो ना, तो वुड्स रिएक्शन में सिमेट्रिसिटी बॉन्ड के अबाउट देखी जाती है, ना कि एटम के अबाउट। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा सिमेट्रिसिटी बॉन्ड के अबाउट देखनी है, एटम के अबाउट मत देख लेना। एटम के अबाउट तो ये सिमेट्रिकल लग रहा है, बॉन्ड के अबाउट देखोगे तब समझ में आएगा। जैसे ये देखो, अब अगर आप बॉन्ड के अबाउट देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बॉन्ड के अबाउट ये हिस्सा और ये हिस्सा एग्जैक्ट सेम है। तो इसको वुड से अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से मतलब अच्छी परसेंटेज यील्ड में नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात, समझ गए? चलो ठीक। मीथेन नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है, तो आप मीथेन नहीं बना सकते हो क्योंकि सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप एक कार्बन का होगा CH3 और वो कपल करके 2 बना लेंगे, तो मीथेन नहीं बना सकते। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लीड्स टू अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी कपलिंग रिएक्शन हमारी होती है, चाहे फिर वो वुड्स हो चाहे फिर वो कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस हो, अगर आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया है तो यहां पर फिर आपको मेजर प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन मिलेगा, ना कि आपका अल्केन। रिएक्शन क्या होती है, 2 मोल RX लिए जाते हैं 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको अल्केन प्लस NaX के 2 मोल मिलते हैं। साइड प्रोडक्ट को इग्नोर करो, मेन आपका ये प्रोडक्ट है कि अल्केन मिलता है, वो भी सिमेट्रिकल अच्छा मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी का भाई आ जाता है दैट इज फिटिंग रिएक्शन। वहां अल्काइल था, यहां आपके पास अराइल हैलाइड है। ठीक है ना, यहां आपके पास अराइल हैलाइड है, तो अराइल हैलाइड के साथ में सेम कहानी है, दोनों कपल कर जाएंगी और 2 मोल NaX। सेम मैकेनिज्म, सेम कहानी, सेम पॉइंट्स, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ अराइल है। देख रहे हो, अराइल है और नाम बदल दिया, वुड्स ही रख देते, इसको भी क्या दिक्कत थी, एक रिएक्शन कम तो होती। फिर ये तीसरी बना दी वुड्स फिटिंग, एक अराइल ले लो और एक अल्काइल ले लो, है एक अराइल हैलाइड ले लो और एक आप अल्काइल हैलाइड ले लो, तो आपके पास क्या बन जाती है, तो आपके पास वुड्स फिटिंग बन जाती है। तो ये आपके पास अराइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन हुई, ये बना, अकेला ये बनेगा नहीं भाई, और भी बनेंगे, ऐसा थोड़ी है। रेडिकल इसका भी बनेगा तो इसका रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा और इन दोनों का आपस में ये भी करेगा। पर इन जनरल हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं।
अब ये रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टली काफी बार जेईई मेन में ऐसे सवाल आते हैं जहां मैचिंग लिस्ट होती है, एक तरफ रिएक्शन का नाम और दूसरी तरफ सिर्फ रिएजेंट होते हैं, या दूसरी तरफ प्रोडक्ट होते हैं, या दूसरी तरफ रिएक्टेंट होते हैं। आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंस क्या है इस पूरे सेशन की, कि मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं कि भैया लास्ट तक जुड़े रहना, क्योंकि आपको यहां से सिर्फ बात अगर है कि प्रैक्टिस की नहीं है, मेन है आपको ये समझना है कि डायरेक्ट जो सवाल आ रहे हैं कि यार रिएजेंट और रिएक्शन की मैचिंग जो हो रही है वो सवाल हमसे बन सकते हैं। और ऐसे कम से कम नहीं तो 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, 4 से 5 सवाल तो मिल ही जाते हैं। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। एनोड पर आप लोग जानते हैं एनोड पर क्या होता है, एनोड पर आपके पास ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन होके आपको मिलता है एक तो अल्केन और यहाँ पर CO2। फिलहाल यहाँ पर अल्कीन बनाया है क्योंकि यहाँ पर हटेगा ये हटेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, और दोनों फिर क्या करेंगे, दोनों पाई बॉन्ड बना लेंगे। रीजन बड़ा सिंपल सा है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तेज होती है इंटरमोलिकुलर से। एनोड पर आपको क्या क्या मिलता है, एनोड पर आपको अल्केन और CO2 गैस, और कैथोड पर आपको KOH और हाइड्रोजन गैस। इस KOH की वजह से ही आपके पास में जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता जाता है। तो एक बार के लिए एनोड की जो रिएक्शन है और कैथोड की जो रिएक्शन है उनको अलग अलग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके रेडिकल जनरेट करता है, ठीक है, ये रेडिकल जनरेट करता है, और फिर यहां से यहां और एक इलेक्ट्रॉन R के सर पे चला जाता है, तो आपको मिलता है R का रेडिकल प्लस CO2 गैस। सही है, अब ये R का रेडिकल डाइमराइज कर जाता है और बना लेता है क्या, RR। सही है, चलो कैथोड पे क्या होता है, बचपन से हम लोग जानते हैं कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाते हैं, Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता है, जबकि H2O का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी कि H2O की रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होती है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, 2OH- प्लस H2 गैस। तो ये आपके पास इंडिविजुअली एनोड और कैथोड पे रिएक्शन चलती रहती है। ध्यान रखेंगे अल्कीन यहां पर भी बनता है, अगला पॉइंट मीथेन यहां से नहीं बना सकते, ठीक, क्योंकि कपलिंग है। फिर आती है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस इट प्रोसीड्स थ्रू SN2 मैकेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये SN2 मैकेनिज्म से चलती है। क्या होता है आपके पास में, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन दोनों बनाए जा सकते हैं। करते क्या है, रिएक्शन आपके पास बेसिकली क्या होती है, तो आप लेते हो एक अल्काइल हैलाइड। खास बात यहां पर अल्काइल हैलाइड की ये है कि ये 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए वरना एलिमिनेशन हो जाएगा, और एक्स फ्लोरीन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हीट होता है। प्लस यहां लिया जाता है R2CuLi, यानी कि आपका कौन, गिलमन रिएजेंट या गिलमान रिएजेंट, वॉट एवर यू कॉल इट। तो यहां पर गिलमन रिएजेंट लिया जाता है, और गिलमन रिएजेंट लेके ईथर की प्रेजेंस में क्या बनता है आपके पास, तो यहां से R- निकलता है, वो इस R पे अटैक करता है, X को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। क्यों भैया, क्यों यहाँ पार्शियल प्लस और यहाँ पार्शियल माइनस था। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है R'(R) प्लस आपके पास में RCu प्लस आपके पास LiX देखने को मिल जाता है, ठीक, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर आपका ये R हो गया, ये R' हो गया, ये X हो गया, तो आपको देखने को मिलता है ये। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, R' 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए और X फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करती है, और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन दोनों बना सकते हैं। इससे पहले जो दो रिएक्शन पड़ी उनमें सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन बनाने की आपके पास हिदायत होती है कि सिमेट्रिकल ही बनाओगे तो अच्छा परसेंटेज मिलेगा, अनसिमेट्रिकल में परसेंटेज अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आपकी इच्छा है, दोनों बना सकते हो। फिर आ जाती है आपके पास हंस डिकर रिएक्शन। तो बेसिकली ये RX बनाने का एक तरीका होता है, जहां पर सिल्वर सॉल्ट लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करा के आप लोग क्या बना लेते हो, RBr बना लेते हो, ठीक। प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। और I2 के केस में जब 2:1 का रेशियो लिया जाता है तो यहां पर आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या नहीं होता, अच्छा इधर एक साइड प्रोडक्ट भी होता है, वो भी लिख देता हूं, प्लस का AgBr, ठीक है, प्लस आपका AgBr। साइड प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो साइड प्रोडक्ट मतलब सॉरी, अगर आपने I2 ले लिया तो उस केस में एस्टर जो होता है वो क्या बनने लग जाता है, मेजर प्रोडक्ट, और रिएक्शन का नाम बदल जाता है, इसको बोला जाता है सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है ना।
इसको क्या बोल देते हैं, फिर हम लोग बोल देते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। अगर आप आयोडीन ले लेते हो 2:1 के रेशियो में तो ये सिमोनिनी रिएक्शन कहलाती है। ठीक, चलो अगली पे चलते हैं। अगली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, दैट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। क्या होता है यहां पर, आपके पास अल्केन बनता है जिसके अंदर एक कार्बन कम हो चुका होता है। आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसके अंदर 4 कार्बन थे, तो आपको अल्केन मिलेगा 3 कार्बन वाला। तो प्रोडक्ट अल्केन हैज 1 लेस कार्बन देन द एसिड। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। बहुत बढ़िया यार। अब मीथेन को आप बना सकते हो, है ना। मीथेन को आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एसिटिक एसिड का सॉल्ट लेना है, या एसिटिक एसिड ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH प्लस CO यहां रख दो और आपको क्या मिलेगा, आपको यहां CH4 मिल जाएगा। आपको यहां क्या मिलेगा, आपको यहां CH4 मिल जाएगा प्लस Na2CO3। इसको इग्नोर करो, साइड प्रोडक्ट है, कौन ध्यान देता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो जो कार्बन आयन होता है वो इसका क्या होता है, यहां पर इंटरमीडिएट होता है। कार्बन आयन क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट होता है। और जो रेट होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। तो चाहो तो मैं लिख देता हूं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। समझ में आ गई कहानी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का यहाँ पर खेल चलता है। प्रोडक्ट के नाम पे आपको क्या मिलता है, अल्केन। और यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हो। आर यहाँ पर ध्यान रख लेना, आर यहाँ पर बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है ना। बेंजीन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि नहीं अराइल नहीं ले सकते हो, सिर्फ अल्काइल ही होना चाहिए। नहीं भाई, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फ्रैंकलिन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बन आयन मैकेनिज्म। आपके पास में यहाँ पर RX होता है, जिंक लिया जाता है, Rr प्लस ZnX2 मिलता है। इसको एक बार जेईई मेन में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, काफी ज्यादा बार नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी क्या है, जेईई मेन में पूछ लिया गया है तो आपसे जरूर पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक कपलिंग रिएक्शन ही होती है। दिस इज ऑल्सो अ, यू कैन से कपलिंग रिएक्शन। ओके, दिस इज ऑल्सो अ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है ना, ये भी आपके पास कपलिंग रिएक्शन ही होती है। और जो मैकेनिज्म है वो आपके पास मैंने बता ही दिया, कार्ब एनायन मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, बट थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। फिर आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज अल्कीन्स की रिएक्शन। अल्कीन अल्काइन दोनों की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है रिएक्शन का मकसद, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। आपको H प्लस और OH माइनस को एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से जोड़ना है। पहले तो सर ये बता दो मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है। तो भैया मार्कोनिकॉव रूल होता है बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे, उस sp2 कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। एक छोटे से इलस्ट्रेशन से समझा देता हूं आपको। ये आपके पास एक अल्कीन है और यहां पर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, मान लो H प्लस ही है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है ये पोलराइज होगा इस तरफ, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। और आपके पास में कुछ इस प्रकार से बोल सकते हो क्या, कि जो H प्लस था वो उस वाले कार्बन पे गया, उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे गया जहां पर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या थे, ज्यादा, है ना। समझ में आ गई बात। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, ये ध्यान रखना है आपको कि ये सिन एडिशन का प्रोसेस होता है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सिन एडिशन का प्रोसेस होता है। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है मास्टर, सिन एडिशन का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ HBO रिएक्शन कराई तो यहाँ पर जो आपके पास H और OH हैं वो दोनों सेम साइड पर जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर H और OH सेम साइड पे जुड़ेंगे। रुको एक मिनट, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लो। यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए कुछ लगाया नहीं है। वैसे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मिथाइल जो है वो डैश पे चला जाएगा। समझ गए। तो H और OH हमेशा सेम साइड पर जुड़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात, H और OH हमेशा सेम साइड पर ही जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। रिएजेंट की बात करें तो सबसे पहले BH3 THF। THF एक सॉल्वेंट होता है जो BH3 को संभाल के रखता है। एक्चुअली BH3 जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, तो उसको ये संभाल के रखता है, उसके एक्सप्लोजिव नेचर को दबा देता है। और सेकेंड आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट होता है। तो इतने पोर्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन H2O2 NaOH के साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं क्या क्या है। अगर यहां पर H की जगह D आ जाएगा तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगेगा, और यहां पर अगर आपके पास H2O2 की जगह D2O2 आ जाएगा तो आपके पास OD लग जाएगा। बात समझ में आई? वो D2O2 देगा तो साथ ही साथ में NaOD देगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इधर कुछ और इधर कुछ और, एक साथ चलते हैं। तो यानी कि पहले पोर्शन से ऊपर से आपके पास कौन आ रहा है, हाइड्रोजन,
और नीचे से आपके पास कौन आ रहा है, OH माइनस। ये ध्यान रखना है। अल्काइन के केस में क्या होगा, अल्काइन के पास दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ के सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ के इनॉल बनाया जाएगा, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड को तोड़ के सबसे पहले इनॉल बनाएंगे और फिर टॉटमराइज करके इसका कीटो फॉर्म बना लेंगे। अब ये ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में एल्डिहाइड होता है अगर टर्मिनल अल्काइन है तो, अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो फिर उसमें कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। बट अगर टर्मिनल अल्काइन है तो आपके पास क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेन एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और रिएक्शन। चलिए चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगली आ जाती है हमारे पास ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन रिएक्शन। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जहां पर आपके पास मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है H+ और OH- का। एरो के ऊपर जो रिएजेंट लिखा हुआ है ये आपके पास है मर्करिक एसिटेट, THF हमारे पास होता है। और H2O का क्या रोल है भाई, ये समझ लेना। तो भाई साहब H2O जो है वो ये वाला काम कर रहा है, यानी कि जो OH- है वो कहां से आ रहा है, आपके पास H2O से आ रहा है। पहली चीज आप ये समझो कि H+ ना तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है और OH- ना ही इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है। हमें सिर्फ ये रिएक्शन याद रखनी है, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उसके लिए हम लोगों ने लिखा है कि भैया H+ और OH- का मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देना। लेकिन अगर यहाँ पर H2O की जगह कल को ROH आ जाएगा तो फिर उस समय आपके पास में OR का एडिशन करना। समझ रहे हो, यहां अगर बदलाव होता है तो फिर आप OR डालिएगा, जैसे पिछले में मैंने बताया था, तो बस वही है। यहां पर फिर आपको OR ऐड करना पड़ेगा। और आप जानते हो, आप समझदार हो, आप समझ ही गए होगे, हाँ ये जो H+ है वो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो आपको अल्कीन की जो रिएक्शंस होती है ना, HBO, OMDM, इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि कहां से न्यूक्लियोफाइल और कहां से इलेक्ट्रोफाइल आता है। समझ गए, H+ कहां से आ रहा है और OH- कहां से आ रहा है। मार्कोनिकॉफ एडिशन करना होता है, बेसिकली कोई रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होता है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो नो रीअरेंजमेंट यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि यहां कोई कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है तो रीअरेंजमेंट करने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, अल्काइन के साथ क्या होगा, अल्काइन के साथ अगर हम लोग बात करें R1C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वही काम, क्या काम, सबसे पहले एक बार मतलब रिएजेंट लिखना नहीं हूं मैं, OMDM ही लिख रहा हूं मैं तो डायरेक्टली। क्या होगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ के मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे, और मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तो आपके पास यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 आ गया। और फिर उसके बाद इसको टॉटोमराइज करा दीजिए, इनॉल को किसके अंदर, टॉटोमराइज करा दीजिए कीटो फॉर्म के अंदर, तो ये बन गया आपका RC डबल बॉन्ड O CH3। मतलब जैसा काम अपन ने पहले करा वैसा ही करा है, लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकॉफ है और वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ था। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात इस रिएक्शन में अपन नहीं करते हैं, हाइड्रोबोरेशन में थी वहां कर ली, यहां पर हम लोग नहीं करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है कुचरोव्स रिएक्शन विच इज सिमिलर टू OMDM, बट ये स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, स्पेसिफिकली अल्काइन के लिए ही होती है, जहां पर ऊपर होता है आपके पास HgSO4 मर्करिक सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या करना होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H+ एंड OH-, इनॉल बनेगा, टॉटोमराइज करा के कीटोन। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे OMDM पढ़िए अल्काइन के लिए, ठीक है ना। तो ये याद रखना, आप इसको कह सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन भी कभी कभार इसे कहा जाता है, ये ना हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन कर दिया है किसका, अल्काइन का। ठीक, तो ये बिल्कुल एज इट इज है, कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है, बेसिक है। ज्यादातर कहां पर काम आती है, कीटोन एल्डिहाइड बनाने के काम आती है, तो रिएजेंट अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास में ओजोन लिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार का ओजोन लिसिस होता है, एक होता है रिडक्टिव और एक होता है ऑक्सीडेटिव। सर हम कैसे पहचानेंगे, तो भैया जो रिडक्टिव ओजोन लिसिस होता है वहां पर जिंक या फिर आपके पास में Me2S कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इस केस में आपको रिडक्टिव ओजोन लिसिस कराना होता है, और रिडक्टिव ओजोन लिसिस में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाते हैं, ठीक। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट्स, कैसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ो और डबल बॉन्ड O लगा दो, तो यहां पर आपके पास डबल बॉन्ड O और यहां पर भी डबल बॉन्ड O। ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में यू गेट व्हाट, यू गेट डाई कीटोन्स, ठीक है ना। आपको यहां पर डाई कीटोन्स देखने को मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के केस में डाई कीटोन्स होते हैं, डबल बॉन्ड के केस में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक। यहां तक बहुत क्लियर होना चाहिए। जिंक क्या करता है, तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में जब ओजोनाइड बनता है और वो फिर नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो जो जिंक होता है वो क्या बनाता है, ZNO बना लेता है। तो बेसिकली वो जो नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकली थी जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकती थी, जिंक उसी को पकड़ लेता है।
डायरेक्ट याद रखना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ठीक। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में क्या होता है, प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस में एसिड और कीटोन जो होता है वो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बनाया जाता है, मतलब एसिड मिलेगा और कीटोन मिलेगा। कीटोन का देखो कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता है आसानी से, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए तब जाके कीटोन का कुछ होगा, अदरवाइज आपका मेनली क्या होता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टर्मिनल अल्कीन और अल्काइन। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस का। इनफैक्ट ये KMnO4 जो होता है, H+ KMnO4 जो होता है उधर भी आता है कि कितने मोल CO2 के मिलेंगे। तो भैया ये याद रखना है आपको कि जितने टर्मिनल अल्कीन और अल्काइन होंगे उतने मोल CO2 के मिलेंगे। सर एग्जाम्पल के साथ बता दो, देखो भैया एग्जाम्पल ये लो, एग्जाम्पल के साथ कुछ ऐसी कहानी आपके पास में हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ आप चाहते हो तो ये कुछ ऐसी पिक्चर आपको दिखे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस करने पर कितने मोल्स ऑफ CO2 गैस मिलेगी, तो कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन और अल्कीन गिन लो, समझ में आ जाएगा कितने मोल CO2 गैस मिलेगी। जितने टर्मिनल अल्कीन और अल्काइन होंगे उतने ही CO2 के मोल्स मिलेंगे, यानी कि 4। यहां पर क्या होता है, यहां से जिंक को हटा दिया जाता है। क्या होता है, यहां से जिंक को हटा दिया जाता है, तो यहां पर एल्डिहाइड की जगह आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड की जगह एसिड मिलता है। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में भी ये पूरा ही टूट जाता है। इससे पहले एक पाई बॉन्ड टूटा था, सॉरी 2 पाई बॉन्ड टूटे थे और एक सिग्मा रह गया था, लेकिन यहाँ पर सिग्मा भी नहीं रहता है, ये भी पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये किस में होता है, ये फॉर्मिक ऑक्सीडाइज होता है H2CO3 में, और फिर H2CO3 टूट जाता है CO2 और H2O के अंदर। ध्यान रखने वाली बात, ये वाला ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो नेक्स्ट, बर्च रिडक्शन, जैसे हाइड्रोजनेशन होता है वैसे ही बर्च रिडक्शन होता है। हाइड्रोजनेशन सिन एडिशन होता है, बर्च रिडक्शन एंटी एडिशन होता है, जिसमें आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा, नॉट यूज्ड फॉर टर्मिनल अल्काइंस। ये ध्यान रखना है, बर्च रिडक्शन कभी भी टर्मिनल अल्काइंस के लिए नहीं कराते हैं, क्योंकि टर्मिनल अल्काइंस के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जो कि इस सोडियम के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, आइदर आपको मिलेगा सोडियम लिक्विड अमोनिया, या फिर ग्रुप 1 का कोई भी मेटल हो सकता है, जनरली सोडियम या लिथियम होता है। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया, आपको यहां पर कौन सी फॉर्म मिलेगी, याद रखिएगा ट्रांस। अगर आप इसी की जगह H2PDBSO4 ले लेते, यानी कि आप क्या ले लेते, आप लिनलार्स कैटलिस्ट ले लेते, तो उस केस में सिस फॉर्म मिलता। तो पूछा जाता है कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो दोनों ज्योमेट्रिकल होते हैं। अगर यहां पर H2PDBSO4 डाल के प्रोडक्ट बनाऊं और पूछूं दोनों में क्या रिलेशन है, तो दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्लियर है। इसके अलावा ये बेंजीन के साथ भी कुछ करता है। बेंजीन के साथ क्या करता है, बेंजीन को, ये जो कॉन्जुगेटेड बेंजीन होता है, इसको आइसोलेटेड बेंजीन बना देता है। क्या बोल रहा हूं, आइसोलेटेड डाइन बना देता है, सॉरी, ठीक है ना, आइसोलेटेड डाइन, यहां पर आइसोलेटेड डाइन और यहां पर भी आपके पास आइसोलेटेड डाइन बना देता है। R1, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये डबल बॉन्ड पास पास लगेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो डबल बॉन्ड दूर चले जाएंगे। तो याद रखने का ये तरीका है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड पास पास रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड दूर दूर रहेंगे। दूर दूर पास पास किससे, अब इससे बात कर रहा हूं, इससे दूर दूर और इससे पास पास की बात चल रही है, समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो यहां पर ट्रांस और यहां पर पास पास होंगे जब डोनेटिंग ग्रुप होगा, और दूर दूर होंगे जब विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बर्च रिडक्शन का मेन यूज यहां पर है, ये वाला काम आता है मेनली, ठीक है ना, इससे ही अपना नाता है, नीचे वाला इतना ज्यादा काम नहीं आता। फिर आ जाती है आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की रिएक्शन। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, उसकी जगह पर एक R ग्रुप देखने को मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये बेंजीन की स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जहां पर आपके पास में R ग्रुप जो होता है वो जुड़ जाता है। इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को लूज करता है, आप लोग जानते होंगे ESR का जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है हाईली एक्टिवेटेड ठीक है ना, हाईली एक्टिवेटेड कौन सा हो जाएगा, एनिलीन, एंड हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग। तो चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि एक बार अभी जेई मेन में
2026 में सवाल पूछा गया है, जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया था, इसीलिए बता रहा हूं। हाईली एक्टिवेटेड एंड हाईली डीएक्टिवेटेड लाइक नाइट्रोबेंजीन, ये जस्ट एन एग्जांपल है, डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे वो असाइलेशन हो चाहे वो अल्काइलेशन हो। ठीक है, चाहे फिर वो असाइलेशन हो चाहे फिर वो अल्काइलेशन हो, ध्यान रखना हाईली एक्टिवेटेड और हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग नहीं आपको बेसिकली नहीं रिएक्शन देती है। अभी ताजा ताजा पूछा हुआ है जेईई में 2026 का, सवाल उठा के देख लेना, NO2 के लगा के पूछा था, मेटा पे बना देगा। अरे नहीं भाई, लगाने ही नहीं देगा NO2, तो बोल देगा लगाने ही नहीं दूंगा मैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कार्बोकेटायन बनता है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई R ऐसा है जो रीअरेंज कर सकता है तो वो जरूर करेगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रहे, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल हियर। ठीक है, यहां पर आपके पास रीअरेंजमेंट जो है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट जो है वो आपके पास क्या होता है, पॉसिबल होता है। और एक और चीज याद रखनी है, बता देता हूं, मुंह से बता देता हूं, लिख नहीं रहा हूं, ये पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। मतलब एक बार अल्काइल ग्रुप अगर लग गया तो ये बार बार लगता जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये आपके पास मेन प्रोडक्ट रहे, अगर ये मेन प्रोडक्ट रहे, तो उसके लिए आपको बेंजीन को किस में लेना पड़ता है, एक्सेस क्वांटिटी में बेंजीन को लेना पड़ता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, R+ होता है। ठीक है, इसीलिए कहा कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरा हो जाता है असाइलेशन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहां इंसर्ट होता है, कोई रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके पास में क्या होता है, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड O, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, असीलियम आयन इंटरमीडिएट इसी को बोलते हैं, असीलियम आयन इंटरमीडिएट। तो ये बनता है और फिर कार्बन अटैक करके आपके पास में ये बनाता है। ये आपके पास में एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है, क्योंकि जो लगने वाला ग्रुप है वो क्या लगा रहा है, -M। ये भी एक बार सवाल पूछा हुआ है जेईई मेन में कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है वो पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है, बिकॉज जो ग्रुप यहां पर लग रहा है वो +H लगा रहा है, वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, जबकि यहां पर जो एक ग्रुप लगा है ये -M लगा रहा है, जो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। इसी वजह से अगर आपको बोला भी जाता है, अगर आपको अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाने हैं तो ज्यादा अच्छा तरीका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होता है, अल्काइलेशन नहीं होता। वहां पर कार्बोकेटायन बना है 6 इलेक्ट्रॉन वाला, यहां पर आपके पास में असीलियम आयन है जिसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, तो रेट असाइलेशन का अल्काइलेशन से ज्यादा होता है। फिर आ जाते हैं हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन पे, एंड दिस इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये आपके पास क्या होती है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, जहां पर RX लिया जाता है, R 1 डिग्री 2 डिग्री, और X जो है वो क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई होना चाहिए। NaI लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, मैकेनिज्म होता है SN2, और आपको मिलता है Ri प्लस NaX का PPT। और इसी PPT का बनना इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, समझे? इस PPT का बनना ही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। आप समझो, एसीटोन की प्रेजेंस में I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये दोनों अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, Cl- Br- अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं I- के कंपैरिजन में एसीटोन की प्रेजेंस में। तो फिर एक बेकार न्यूक्लियोफाइल अच्छे न्यूक्लियोफाइल को कैसे हटा सकता है? तो यहां पर ये जो NaX होता है, NaBr या चाहे NaCl हो, एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है, और यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स भी बनता है। और इसी की बहन आ जाती है आपके पास कौन, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हम लोग कराते हैं, यहां पर हम लोग हैवी मेटल का फ्लोराइड लेते हैं, जैसे AgF ले लिया, Hg2F2 ले लिया, COF2 ले लिया, SbF3 ले लिया, आपको RF मिलता है। कंडीशन वही है, यहां पर भी क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, और X जो है, सॉरी उल्टा बोल दिया, ओह सॉरी, R आपके पास में 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, X आपके पास यहां पर क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, F- आएगा और इन दोनों में से किसी एक को हटा देगा। कंडीशन आपको याद रखना है, हैवी मेटल का फ्लोराइड लिया जाता है यहां पर। दोनों ही रिएक्शंस आपके पास हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, और दोनों ही रिएक्शन आपके पास में SN2 मैकेनिज्म से चलती है। ठीक है, दोनों ही रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज होती है और दोनों ही रिएक्शंस आपके पास SN2 मैकेनिज्म से चलती है। फिर आता है आपके पास हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, मतलब बार बार हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते आते हैं अमीन के। देखो क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट रिएक्शन जो होती है वो अमोनिया से होती है। ठीक है ना, जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो अमोनिया से होती है। कैसे होती है,
बेसिकली अमोनिया की हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सबसे पहले CH3I के साथ, ठीक है ना? या फिर जैसे इसमें RNH2 से स्टार्ट करा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, अपन RNH2 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अमोनिया से भी कराते हैं वैसे, है ना? बेसिकली अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं RI की, है ना? यहाँ पर तो CH3 ले लिया है, जैसे देखो RI लिया और इसकी रिएक्शन करा दी किससे? अमोनिया से। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RNH2 प्लस HI, ठीक है? फिर इस RNH2 की रिएक्शन करा दी CH3I से, तो क्या होगा? अगेन SN2 मैकेनिज्म, 2 डिग्री अमीन। फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई CH3I से, फिर आपके पास 3 डिग्री अमीन बनेगा, फिर आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो यहां तक तो ये हो गया हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है? यहां तक तो ये हो गया हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। फिर क्या करते हैं? फिर अपन इसको OH माइनस के साथ हीट कर देते हैं, तो यहां होता है हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या होता है यहां पर? यहां पर होता है आपके पास हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में आपके पास जो अल्कीन बनता है वो कौन सा वाला बनता है? आपके पास हॉफमैन अल्कीन यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। हॉफमैन अल्कीन यहां पर आपके पास मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलता है। दैट इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। SN2 मिक्स, मतलब SN2 SN1 दोनों हो जाते हैं, ठीक है ना? स्टार्टिंग वो डिपेंड करता है आपने क्या लिया उस पे, है ना? हैलोफॉर्म रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिससे अभी तक कितनी बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि जेईई मेन 2026 में भी आप उठा के देख लो, कौन से ऐसे रिएक्टेंट हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हैलोफॉर्म देंगे या हैलोफॉर्म नहीं देंगे। तो रिएक्शन इज गिवन बाय मिथाइल कीटो ग्रुप। मिथाइल कीटो बोले तो CH3C डबल बॉन्ड हो, ये वाला। मिथाइल अल्कोहल्स बोले तो सेकेंडरी वाले, ये वाले, इस तरीके से, ठीक है? और एक्टिव मिथाइलिन कौन होता है? एक्टिव मिथाइलिन होता है C डबल बॉन्ड हो CH2, C डबल बॉन्ड हो, ये तीनों टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये इस रिएक्शन को देते हैं पॉजिटिवली। द रिएक्शन टिपिकली कन्वर्ट्स द मिथाइल ग्रुप इनटू हैलोफॉर्म। और अगर आपके पास आयोडीन आ जाए, इसको हम लोग जैसे यहां पर इन्होंने Cl2 लिया है, ठीक है? तो RCOCH3 की रिएक्शन हुई, 3 मोल CO2 4 मोल NaOH से, तो 1 मोल तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है, 1 मोल आपको CHCl3 मिलता है, और 3 मोल NaCl और 3 मोल H2O। अब आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 मोल Cl2 से या फिर 1 मोल X2 से आपको 1/3 मोल CHX3 का मिलता है। ये एक बार जेईई एडवांस में पूछ लिया गया है, तो आपसे तो पूछा जा ही सकता कि बताओ 1 मोल X2 लेने पर कितना मोल मिलता है? तो 1/3 मोल CHX3 मिलता है। और अगर आपका X आयोडीन के बराबर हो जाता है तो इसे नाम दे दिया जाता है आयोडोफॉर्म, जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट भी होता है। और ये आपके पास एक येलो कलर का पीपीटी होता है, ये आपके पास एक येलो पीपीटी होता है। ध्यान रखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, ठीक है ना? एसिड या इसके डेरिवेटिव इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, है ना? एस्टर्स के केस में कभी कभार हो जाता है जब इथेनॉल अगर मिल जाए तो, ठीक है? एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस पर अगर आपको इथेनॉल मिल गया तो हो सकता है, बाकी एसिड और उसके डेरिवेटिव्स इस रिएक्शन को नहीं देते हैं, चाहे उनके अंदर मिथाइल कीटो ग्रुप हो या ना, ठीक है? ये ध्यान रखना। चलो, फिर आती है डार्जन्स रिएक्शन, डार्जन्स प्रोसेस जिसको बोला जाता है। तो अल्कोहल की रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ, आपको मिलता है RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? गैसेस होती है, तो ये कंटेनर से बाहर चले जाते हैं और आपके पास रेजिड्यू के नाम पे RCl ही रह जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होता है कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस प्रकार का अल्कोहल लेते हैं और SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जहां OH था वहीं Cl रह जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने यहां पेरिडीन डाल दिया, when pyridine is added it can proceed via SN2 mechanism। तो ये जो है ये SNI मैकेनिज्म है,
और अगर आप यहाँ पिरिडीन डाल दोगे तो SN2 मैकेनिज्म होगा और SN2 के हिसाब से कन्फिग्रेशन पलट जाएगा, ठीक है ना, कन्फिग्रेशन फिर पलट जाता है। कोलबेज रिएक्शन फिनॉल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में से एक है, जहां फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है NaOH और CO2 के साथ में। तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले सॉल्ट और फिर यहां पर आप H2SO4 डाल के क्या बना लेते हो, सैलिसाइलिक एसिड। क्या बना लेते हो, सैलिसाइलिक एसिड। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर मेजर होता है। इसमें और ज्यादा कुछ खास नहीं है। कोलबेज रिएक्शन में CO2 पे अटैक होता है डायरेक्टली, तो कुछ खास नहीं है, डायरेक्टली याद ही रखते। मतलब ये वो रिएक्शन है जिसको सीधे याद रखना है, इसके अंदर वेरिएशन नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत वेरिएशन नहीं होते। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है ना जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, जैसे ये हो गई। इसकी अगली अगर आप देखते हैं तो वो हो जाएगी आपके पास रीमर टीमन रिएक्शन। इसके अंदर भी बहुत वेरिएशन नहीं आते हैं, सीधा सीधा सा डायरेक्ट होता है। फिनॉल की रिएक्शन CH-Cl3 के साथ NaOH की प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है, सैलिस एल्डिहाइड प्लस NaCl प्लस H2। साथ ही साथ में पहले सॉल्ट मिलता है, फिर H प्लस डाल के, ठीक है ना, वो सैलिस एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। कोई बात नहीं लिखा हुआ है तो चलेगा, बट दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि प्रिसाइज लिखूं तो प्रिसाइज तो देखो ये होती है, और ज्यादा प्रिसाइज अगर आप चाह रहे हो तो कुछ वो ऐसा होता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ रखते हो CH-Cl3 NaOH, ठीक है, और फिर बाद में एसिडिफिकेशन कर देते हो, जस्ट ताकि वो फिनॉक्साइड जो है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। वो जो फिनॉक्साइड है वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए, और कुछ नहीं। ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, सिर्फ ऑर्थो फॉर्माइलेशन नहीं होता, पैरा भी होता है, लेकिन ऑर्थो जो होता है वो आपके पास मेजर होता है, ठीक है। क्यों होता है मेजर, आप लोग जानते हैं। यहाँ क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। H बॉन्डिंग के चलते ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। डाइक्लोरोकार्बिन फॉर्म्स एज अ इंटरमीडिएट। जब CH-Cl3 की रिएक्शन KOH के साथ होती है तो डाइक्लोरोकार्बिन यानी कि CCl2 आपको मिलता है, जिस पर ही ये रिंग अटैक करती है। और अगर आपने CCl3 की जगह CCl4 ले लिया तो सैलिस एल्डिहाइड की जगह सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना। सैलिस एल्डिहाइड की जगह सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा, साली एसिड मिल जाता है, समझ गए, साली एसिड मिल जाता है अगर आपने CCl4 ले लिया तो, ठीक। CCl4 की प्रेजेंस में साली एसिड मिलता है। फिर आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। खास कहानी क्या होती है, मतलब रिएक्शन क्या है अगर मैं बताना चाहूं तो यहाँ पर रिएक्शन होती है RO माइनस Na+, यानी कि अल्कोक्साइड आयन लिया जाता है और इसको रिएक्ट कराया जाता है R'(X) के साथ। जहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए और ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिज्म कौन सा होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है। और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ROR'। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्बिनेशन पूछते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। कॉम्बिनेशन पूछते हैं कि यार ये वाला ईथर बनाना है तो बताओ दोनों रिएजेंट कौन कौन से होंगे, अल्कोक्साइड कौन सा लिया जाए और अल्काइल हैलाइड कौन सा लिया जाए। तो ध्यान रखना, अल्काइल हैलाइड पे भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, अल्कोक्साइड पे भी नहीं होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, अल्कोक्साइड पे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोशिश तो ये याद रखनी होती है कि अल्काइल हैलाइड पे भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अल्काइल हैलाइड पे भीड़भाड़ हुई, अगर वो 3 डिग्री का हुआ तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन की जगह। विलियमसन में इस चीज का ध्यान रखना होता है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों एक साथ कंपीट करते रहते हैं, दोनों एक साथ एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। तो ये ध्यान रखना होता है कि एलिमिनेशन कब हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन कब हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये आपके पास बल्कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, R' 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए और ये आपके पास बल्कि बेस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर एलिमिनेशन बन जाएगा। फिर आती है डाउस प्रोसेस। बेसिकली ये आपके पास में SNAR मैकेनिज्म होता है। डायरेक्टली याद रखने वाली चीज है, फिनॉल बनाने का तरीका होता है। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हीट करते हैं, 300 ATM का प्रेशर रख के आपको पहले फिनॉक्साइड आयन मिलता है और फिर इसको आप H3O+ या H+ डाल के फिनॉल में कन्वर्ट करते हो। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने का ये तरीका भी होता है। लैब के अंदर फिनॉल इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, लैब के अंदर फिनॉल इसी तरीके से बनाया जाता है। क्लियर है, समझ गए। लैब के अंदर क्या नहीं, ये तो लैब के अंदर नहीं, ये तो मतलब बनाया जाता है, ठीक है ना, फिनॉल बनाया जाता है। इस मेथड से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, ठीक। चलो, कुछ खास नहीं उसमें,
नेक्स्ट आती है आपके पास क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जहां क्यूमीन की रिएक्शन सबसे पहले O2 के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ HNU। तो आपको सबसे पहले मिलता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, जिसमें आप डाल देते हो H2O और H+, तो आपको फिनॉल और एसीटोन मिल जाता है। लेकिन यहां पर मैंने क्या लाइन लिखी हुई है, मोर माइग्रेटरी ग्रुप्स फॉर्म्स फिनॉल। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहा हूं, जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करना है और कुछ नहीं। लेट सपोज करो आपके पास यहाँ OCH3 है, ठीक है ना, या आपके हाँ ठीक है OCH3, ठीक है ना, यहाँ OCH3 है, यहां पर आपके पास NO2 है, और आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर सपोज करो मिथाइल है, ठीक, और आपके पास ये पेरोक्साइड बन चुका है। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करने जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला पार्ट फिनॉल बनाएगा, किससे हमें फिनॉल बनाना है, तो उसी के लिए मैंने ट्रिक लिखी हुई है कि जिसका माइग्रेटरी ज्यादा होता है वो फिनॉल बनाएगा, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका ज्यादा होता है, दैट मींस ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, ये वाला पार्ट आपका फिनॉल बनाएगा, OH प्लस OMe, और इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा, आपको ये कीटोन मिलेगा, MEC डबल बॉन्ड O NO2, ठीक है, यहां पर NO2 आ जाए। समझ गए, ध्यान रखना है, मोर माइग्रेटरी वाला जो होता है आपके पास में क्या बनाता है, मोर माइग्रेटरी वाला फिनॉल बनाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, स्टेफन रिडक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। SnCl टू HCl H2O के साथ हीट कर देते हैं या फिर H3O प्लस डाल देते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। वैसे H2O मत देखो, यहाँ पर H3O प्लस कर दो इसको, ठीक है, H3O प्लस के साथ यहाँ पर आपको एल्डिहाइड मिल जाता है, और ये वन ऑफ द मेथड्स है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का, ठीक है ना। साइनाइड से कैसे एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, वो स्टेफन रिडक्शन है। एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अगर कल से किसी ने यहाँ पर, पहली बात तो इसको स्टेफन रिडक्शन नहीं कहेंगे, अगर आपने यहाँ SnHCl ले लिया तो उस केस में ध्यान रखना ये RCH2NH2 बनाता है, ठीक है, ये RCH2NH2 प्लस SnCl4 बनाता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेफन रिडक्शन नहीं है। पहली बात, स्टेफन रिडक्शन तो यही है, लेकिन मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि हाँ ऐसा होता है। अब ऐसा कैसे होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली यहां पर सबसे पहले ये जो कंपाउंड है ना, या फिर मैं लिख के दे देता हूं, RCN जो है वो सबसे पहले रिएक्शन करता है SnCl2 HCl के साथ और बनाता है इमाइन, दैट इज RCH डबल बॉन्ड NH। ये आपके पास बनता है क्या, इमाइन, और फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है RCHO प्लस यहाँ पर अमोनिया, ठीक है। फिर वो अमोनिया जो भी एसिड वैसिड पड़ा उससे रिएक्ट कर सकता है, साइड प्रोडक्ट है उसको साइड करो, मेनली ये मिलता है, दैट इज स्टेफन रिडक्शन। नेक्स्ट, रोजनमन रिडक्शन, बड़ा सिंपल सी कहानी है, एसिड क्लोराइड लिया जाता है H2PdBaSO4, इसको आप लोग जानते होंगे, दैट इज लिनलार्स कैटलिस्ट, यहां पर हम लोग रखते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे आपके पास में एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना, जिससे आपके पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, यू गेट एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉर्मेल्डिहाइड को आप नहीं बना सकते हो इस रिएक्शन से, बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, HC डबल बॉन्ड OCl जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड को इस रिएक्शन से आप नहीं बना सकते हो। आपको अगर फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, लेकिन इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड को आप नहीं बना पाओगे, समझ गए। तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज कर जाता है। फिर आ जाती है आपके पास इटार्ड रिएक्शन, डायरेक्ट है, कोई अपने को इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधे याद रखना है, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ CH2 सबसे पहले आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि जेईई मेन में ये कॉम्प्लेक्स एक बार पूछ लिया गया है, इस इंटरमीडिएट के बारे में पूछा था कि वो इंटरमीडिएट की फोटो कैसी दिखती है, तो ये फोटो आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसमें फिर पानी डालते हो तो आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो इटार्ड रिएक्शन डायरेक्टली याद रखना कि हाँ टोलुइन से रिएक्शन चलती है, बट ये फोटो आपको याद रखनी और कुछ नहीं, ठीक। और इटार्ड का वैसे भी रिएजेंट CrO2 Cl2 कॉमन नहीं है कहीं पे भी। फिर आती है गेटरमैन कोच सिंथेसिस, दैट इज COHCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 CuCl। आपको अगेन यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिलता है, इसके अंदर भी कोई नई कहानी नहीं है, इतना याद रख लो कि इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोफाइल आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस होता है, ठीक है ना, आपके पास में कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है।
और कुछ याद नहीं रखना है इस रिएक्शन से रिलेटेड, डायरेक्टली ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। कुछ रिएक्शंस में ऐसी होती हैं जिनके बारे में मैं खुद बोल देता हूं कि भाई इनको तो डायरेक्ट याद रखो, कुछ मत सोचो। फिर आ जाती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, जहां पर आपके पास में एक ऐसे एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है OH माइनस के साथ में, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो अल्डोल रिएक्शंस फॉर्म्स अल्फा सॉरी नॉट अल्फा हाइड्रोक्सी, अच्छा फॉर्म्स बोल रहा है, फॉर्म्स में तो बीटा होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल एल्डोल्स या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स वाया कंडेंसेशन। ठीक, क्या यहाँ पर आपके पास रिएक्शन चलती है? सबसे पहले आप समझिएगा कि यहाँ पर OH माइनस के साथ जब आप इसे हीट करते हो, ठीक है, OH माइनस के साथ जब आप इसे हीट करते हो तो ये होता है आपके पास कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। चला मैं आपको एक बार एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मानो मैंने ले लिया क्या, मैंने ले लिया यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड ले लेते हैं। ठीक, एसिड एल्डिहाइड सबसे पहले OH माइनस डाला, जनरली लिखा रहता है डाइल्यूट OH माइनस, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड का इतना मैटर नहीं करता है, मैटर यहां पर ये करता है कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। अगर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो फिर वो एल्डोल ही होगा। ठीक है, चलो फिर भी स्टिल जनरली नीट में डाइल्यूट OH माइनस लिख के देते हैं। ठीक, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाने का बड़ा सीधा सा तरीका है, एक बार तो इसका कर दो रिडक्शन, कर दिया रिडक्शन, इसका अल्फा कार्बन पकड़ो और इसको जोड़ दो इससे, ठीक है ना, इसको जोड़ दो, दैट्स इट। ये करना रहता है, एक यूनिट का रिडक्शन और दूसरी यूनिट से जोड़ दो अल्फा कार्बन से, लेकिन किससे? अल्फा कार्बन से। अब ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये हो गया आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उसको एल्डोल बोलते हैं, लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है उसको भी एल्डोल ही बोला जाता है। अब जब आप हीट करोगे इसको, जब आप इसे हीट करते हो, वैसे ये रिएक्शन यहां तक तो रिवर्सिबल होती है, लेकिन जैसे ही आप हीट करते हो तो क्या होता है, ये अल्फा का हाइड्रोजन और बीटा का OH यहां से H2O निकलता है वाया E1CB मैकेनिज्म, तो आपको यहां क्या मिल जाएगा? एक डबल बॉन्ड मिलेगा अल्फा बीटा के बीच में, तो आपके पास आ जाएगा क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। क्लियर है? हीटिंग यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, हीटिंग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। बाकी अगर आपसे बताया जाए कि नीट 2020 में सवाल क्या पूछा था, नीट 2020 में सवाल पूछा था कि बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के बीच में OH माइनस के साथ हीट करने पर जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम क्या है, तो वो होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब आपके पास दो अलग अलग कार्बोनिल होते हैं तो उसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। जब आपके पास एक ही कार्बोनिल है, सिंगल कार्बोनिल है, तो उसे सेल्फ एल्डोल या फिर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकते हो। जैसे ये आपके पास क्या है, यहां दोनों अलग अलग कार्बोनिल है, तो दिस इज बेसिकली क्रॉस एल्डोल, ये आपके पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन बता चुका हूं, कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस। ठीक, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये एल्डोल नहीं देता है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन है, ये एल्डोल नहीं देता है, डज नॉट गिव एल्डोल। क्यों नहीं देता है सर? उसका कारण अलग है, बस याद रखो, ये एल्डोल नहीं देता, इट डज नॉट गिव एल्डोल, इट डज नॉट गिव एल्डोल। फिर आ जाती है कैनिजारो रिएक्शन, एक ऐसा एल्डिहाइड लिया जाता है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं और बेस के साथ ट्रीट करने पर यहां होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, जहां पर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक एसिड और एक मिलता है अल्कोहल। एक्चुअली एसिड का सॉल्ट मिलता है, लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखो तो H3O+ डाला हुआ है। ठीक है, इन जनरल बात कर लेते हैं अपन, कॉमन रिएक्शन जो जनरल रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। तो PHCHO इसको क्या करा जाता है? OH माइनस के साथ हीट करा जाता है। अब लोग बाग यहाँ कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं एल्डोल कैनिजारो का फर्क अल्फा हाइड्रोजन से होता है। यहाँ पर OH माइनस लिखा हुआ है, हीट कर दिया, इसके पास अल्फा H नहीं है, एक होगा रिडक्शन वाला प्रोडक्ट और एक होगा आपके पास ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट, दैट इज COO-। समझ गए? याद रखना, सॉल्ट मिलता है और अल्कोहल मिलता है, ट्रिपल ए। ट्रिक क्या होती है इसकी? ट्रिक होती है ट्रिपल ए। एल्डिहाइड से आपको क्या मिलता है? एल्डिहाइड से आपको अल्कोहल और एसिड मिलता है। रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड बेस एंड एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन्स।
जैसे R3CCHO है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स अगर आपके पास हो गए, HCHO हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ऐसे अगर आप एल्डिहाइड लेंगे तो ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे। याद रखने का तरीका, तीर के ऊपर देखना है OH माइनस और हीट। समझ गए? फिर आ जाता है आपके पास अगली रिएक्शन, दैट इज कार्बोनिल रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन क्या करता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप सर, C डबल बॉन्ड हो, तो कार्बोनिल ग्रुप को किस में बदल देता है, CH2 ग्रुप में बदल देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अल्काइल हैलाइड को अफेक्ट करता है। क्या करता है, अल्काइल हैलाइड को अफेक्ट करता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ Cl है, तो यहाँ N2H4 यानी कि जो इसका रिएजेंट है, क्या रिएजेंट है, N2H4, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, डायरेक्ट पूछी जाती है क्या कहलाती है, और हीट करोगे तो डबल बॉन्ड हो तो गायब होगा, लेकिन क्लोरीन भी गायब हो जाएगा। इसलिए वुल्फ किश्नर वहां ज्यादा अच्छी होती है जहां अल्कोहल होता है। अगर हेलोजन हुआ तो बेकार है। सिमिलरली क्लेमेंसन होती है, ये भी वही काम करती है, लेकिन किसको अफेक्ट करती है, अल्कोहल वाले ग्रुप को अफेक्ट करती है, और क्या कर देती है, सब्स्टिट्यूशन कर देती है। रिएजेंट के नाम पे बात करें तो रिएजेंट यहां पर होता है ZnHgHCl, रिएजेंट होता है ZnHgHCl, और आपके पास यहां क्या मिलेगा, यहां पर आपको OH की जगह क्लोरीन मिलेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कौन सा रिएजेंट कौन सी रिएक्शन में इस्तेमाल करना है, ये पता होना चाहिए। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इसके लिए कौन सा काम करेगा, तो ये इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट में लिख के दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के लाया हूं सारी रिएक्शन के। हाँ, कि ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आप यही कर सकते हो, ठीक है। वैसे अभी तो लास्ट मोमेंट नहीं आया, ठीक, फिर आ जाती है आपके पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर बनता है जहां पर आपके पास में क्या होता है, RCOH और R प्राइम OH। ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H जाता है, और इसका कुछ नहीं बिगड़ता। एस्टरिफिकेशन कराना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H+ चाहिए, हाइड्रोलिसिस कराना है तो H3O+ चाहिए, डाइल्यूट। यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड H+ होता है और यहाँ डाइल्यूट H+ होता है। रिवर्सिबल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H ही जाता है, आपको क्या मिलता है, एस्टर। जितने अल्कोहल और एसिड छोटा होगा, यानी कि हिंड्रेंस जितनी कम होगी, रेट उतनी ही ज्यादा होगी। प्राइमरी अल्कोहल्स रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर द स्लोएस्ट। जैसा मैंने कहा, हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, चाहे फिर वो एसिड हो, चाहे फिर वो अल्कोहल हो। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। टू ऑब्टेन अ हाई यील्ड ऑफ एस्टर फॉरवर्ड रिएक्शन, द वाटर प्रोड्यूस्ड शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। तो जो आपके पास यहाँ पर वाटर बन रहा है, इसको तुरंत निकालते रहना पड़ेगा, और ये आइसोटोपिक जो लेबलिंग है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, फिर आ जाती है आपके पास HVZ रिएक्शन, जो कि किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे क्या होता है, हैलोजन लग जाता है। बस इतना याद रखो इस रिएक्शन से, और कुछ याद नहीं रखना है। रिएजेंट आपके पास Br2Cl2 और रेड फास्फोरस आपको देखने को मिलता है, और एसिड हैलाइड इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, मतलब RCOCl बनता है, उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड करती है। ध्यान रखने वाली बात, हेलोजन कहां आता है, अल्फा पोजीशन पे। HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार-जेलिंस्की रिएक्शन। Gabriel Thalamide synthesis, this is one of the most important reaction for the preparation of 1 degree amine। 1 degree amine अगर आपको बनाना है तो आपके पास ये तरीका बेस्ट होता है। क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले लिया जाता है थैलीमाइड, अमाइड नहीं, इमाइड है, थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन बेस से होती है, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है N पे माइनस और K पे प्लस। ये नेगेटिव चार्ज इस R पे अटैक करता है, X को बाहर निकाल देता है, वाया कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। इसीलिए बोला भी जाता है कि R 3 डिग्री नहीं होना चाहिए और X फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। आपको ये मिल गया, दैट इज एन अल्काइल थैलीमाइड मिल गया। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। वर्क बेस्ट विथ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा है, SN2। अराइल हैलाइड्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अराइल हैलाइड्स आपका SN2 रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। अराइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन नहीं देते, इसलिए उनके लिए अच्छी नहीं होती है। नेक्स्ट इज आर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, रिएजेंट क्या होता है, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 या फिर KOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2। द कन्वर्जन ऑफ अमाइड्स इनटू अमीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड एल्कली। ध्यान रखने वाली बात, एक कार्बन कम हो जाता है, यहां से भी आप अमीन ही बनाते हो लेकिन कार्बन कम होता है।
स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्राइमरी अमाइड्स एंड इमाइड्स, मतलब ये प्राइमरी अमाइड्स दे देते हैं रिएक्शन और इमाइड्स भी इस रिएक्शन को देते हैं, नो डाउट आराम से दे देते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। जेईई मेन में अभी कुछ समय पहले सवाल पूछा गया था कि आइसोसाइनेट कौन सी रिएक्शन के अंदर देखा जाता है, मैचिंग लिस्ट के अंदर था आइसोसाइनेट कौन सी रिएक्शन के अंदर देखा जाता है, तो भैया सवाल का जवाब था हॉफमैन ब्रोमामाइड। आइसोसाइनेट कहां बनता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड के अंदर। ये क्या करता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ को खा जाता है। क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ को खा जाता है, सीओ गायब हो जाता है और NH2 आ जाता है। दूसरी चीज, अगर इस R का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन रहेगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ R के कॉन्फ़िगरेशन में क्या रहता है, रिटेंशन यहां पर रहता है, ठीक है ना। R के कॉन्फ़िगरेशन में आपको रिटेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। तो अगर आपके पास यहां पर 15 लिखा हुआ है और एक और कोई और आ जाए जिसपे 14 है, तो 15 वाला जिसके साथ पहले था उसी के साथ रहेगा। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, इंटरमोलिकुलर नहीं है कि एक का दूसरे पे चला जाए, इंट्रामोलिकुलर होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट के नाम पे ऐसा कहते हैं, नाइट्रीन बनता है, ठीक है, बट नाइट्रीन प्रॉपर्ली नहीं बनता है कभी भी वो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है ना। वो प्रोसेस एक ही बार में होता है, वो रीअरेंजमेंट का जो स्टेप होता है ना, वो एक साथ होता है, इसीलिए नाइट्रीन बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअल नाइट्रीन नहीं बनता है। बुक्स में लिखा हुआ है काफी सारी। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के द्वारा दी जाने वाली ये रिएक्शन है और ये टेस्ट भी होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। प्राइमरी अमीन्स इस रिएक्शन को देते हैं और रिएजेंट के नाम पे होता है CH-Cl3KOH। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस रिएजेंट को हम लोग कौन सी बार देख रहे हैं, इस रिएजेंट को हम दूसरी बार देख रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने इसको रीमर टीमर में देखा था और अब हम लोग देख रहे हैं इसको कार्बाइल अमाइन में। फाउल स्मेल आती है किसके, आइसोसाइनाइड के बनने की, ठीक है। आपको क्या मिलता है यहाँ पर, आइसोसाइनाइड, जिसकी आपको क्या मिल जाती है, फाउल स्मेल, ठीक है। फिर आ जाती है आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक, दैट इज सैंडमियर रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट में हैलोजन या साइनाइड को लगाया जाता है यूजिंग व्हाट, यूजिंग Cu2H2। तो सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायजोनियम सॉल्ट तभी स्टेबल होगा। Cu2H2HX डालते हो या तो आपके पास में, और या फिर आप डाल देते हो CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN। ये पूरी की पूरी रिएक्शन सैंडमियर रिएक्शन कहलाती है। कभी कभार आपको यहाँ पर CuX लिखा हुआ भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है Cu2H2HX या CuXHX होना चाहिए। CuCN KCN साइनाइड मिलता है, यहाँ पर आपको हेलोबेंजीन मिल जाता है, जैसे यहाँ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। दिस इज आर सैंडमियर रिएक्शन, N2 ग्रुप रिप्लेस्ड बाय हैलोजन और साइनाइड, ठीक है। N2 का रिप्लेसमेंट होता है और इसी से रिलेटेड होती है गैटरमैन रिएक्शन, द सेम इट इज। भाई आपका डायजोनियम सॉल्ट होता है लेकिन रिएजेंट पे चेंज होता है। यहाँ कॉपर के साथ कोई हैलोजन नहीं है, यहाँ कॉपर के साथ HCl या फिर कॉपर के साथ HBr रखा जाता है। प्रोडक्ट आपके पास वही रहता है, डाइनाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, दैट इज गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना। आयोडीन के लिए ऐसी कोई नेम रिएक्शन नहीं है, हम बात कर रहे हैं नेम रिएक्शन की, तो नेम रिएक्शन तो नहीं है। और फिर आ जाती है आपके पास बाल-शीमन रिएक्शन। हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना हो, लेकिन ये रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको याद रखना है। यहां पर HBF4 रखा जाता है, मतलब HNO2 के साथ में। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर आप HNO2 रखते हो तो बेसिकली ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है डायजोनियम सॉल्ट के अंदर। मतलब करेक्ट तो क्या, सही है वैसे वो भी, बस उसको एक साथ लिख दिया है, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है HBF4 से। तो HBF4 से सबसे पहले ये बनाता है बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है ना, टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब जब आप इसको हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। जब आप इसको हीट करते हो तो आपके पास क्या बनता है, तो आपके पास फ्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। तब आपके पास क्या बनता है, तब आपके पास फ्लोरोबेंजीन बनता है। सॉरी, BF3 को कहां उड़ा दिया मैंने, सॉरी। क्लियर है, ये N2 प्लस BF4 माइनस, उसके बाद फ्लोरोबेंजीन, BF3 और N2,
क्लियर है? तो ये होता है हमारा आज का सेशन, जो कि था हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन पे। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां तक अगर आप थे तो आप लोगों के मान के चलो 30 से 40 मार्क्स जो है वो पक्के पक्के हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना है, एक पेपर लेना है और उस पेपर पे इन सारे रिएक्शंस को लिख लेना है और आते जाते घूमते फिरते इन रिएक्शंस को आपको देखते रहना है। आप लोग सोच रहे होंगे इससे याद कैसे होगी? मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इससे जरूर याद होगी, ये फिक्स है। तरीका यही है, आते जाते बार बार घूमते फिरते इनको देखते रहो और इसके अलावा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। उससे और थोड़ी सी आपके पास अच्छा इजाफा होगा। मैकेनिज्म्स को लेके मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग अब मैकेनिज्म पढ़ने बैठो, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ सकें, क्योंकि मैकेनिज्म से बहुत ज्यादा आपकी हेल्प आउट नहीं होगी इस मोमेंट पे। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, और ध्यान रखने का एक ही तरीका है, बार बार रिएक्शंस को आपको देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन बाय बाय।